अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। बड़ा ही हेक्टिक डे था पॉलिटिकली लीगली। इमरान खान साहब पहले लाहौर से आए, उनकी बेल्स थी, बड़ा पूरा एक तमाशा लगा, जीप रुकी हुई है, फिर आएंगे अंदर, नहीं जाने देंगे। बहरहाल बैंकिंग कोर्ट से भी उनका हो गया। उनका जो दूसरा था कि जी झगड़ा हुआ, इक़दाम कत्ल बना हुआ था, मोहसिन रांझा वगैरह का केस, उसमें भी उनकी बेल हो गई। अभी उनके फिर 9 मार्च तक उनको ये बेल्स हो गई हैं। एक्सपेक्टेड थी, उसमें अनएक्सपेक्टेड कोई नहीं था। लेकिन बहरहाल जो असल तमाम नज़रें हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज भी चलती रही, उस पर सारा बहसें चलती रही, तमाम पार्टीज़ के लोग आए। लेकिन वाइल उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट का, जो बेंच का स्प्लिट है, वो आज और भी ज़्यादा वाजे हो गया। आपको पता है पहले 4 जजेस ने, जो ओरिजिनल 9 मेंबर बेंच का हिस्सा थे, उसमें से 4 जजेस ने अपने नोट्स लिखे और उसमें जो कॉमन चीज़, बाकी चीज़ों पे तो बातें की, जो कॉमन चीज़ ये थी वो उस बेंच की तश्कील पे बात हो रही थी। जजेस का एतराज़ एक तो ये था कि 2 मेंबर बेंच जो पहले सिर्फ एक सर्विस मैटर सुन रहा था, उसने उठा के रिकमेंडेशन दे दी 184(3) की, और वो मामला सर्विस मैटर कैसे चीफ जस्टिस ने तश्कील करके 184(3) का सो मोटो ले लिया। फिर साथ ही कि बेंच के अंदर सीनियर जजेस नहीं थे, तो ये बातें पुरानी बहुत अरसे से चल रही थी। आज सुबह तो बहुत ही खुल के बात आ गई जब काजी फायज ईसा बिल्कुल ही जस्ट लॉस्ट हिज माइंड टुडे, जब उनको पता लगा कि उनका बेंच, जो उनका बेंच एक चल रहा था, केसेस सुन रहा था, अचानक तब्दील कर दिया गया। और उन्होंने फिर बड़े सख्त बातें भी की। और आपको पता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब का और चीफ जस्टिस के ताल्लुकात कोई इतने ज़्यादा ज़बरदस्त कभी भी नहीं समझे गए। और जब ये बेंच भी बना, इसमें भी उनकी एक्सक्लूजन जो थी उस पर तमाम लोगों को एतराज़ था। बार काउंसिल्स का उस पर रिएक्शन आया, उस पर तमाम लोगों का रिएक्शन आया। बहरहाल उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट रह चुका हूँ। हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच पर लगाएंगे तो कैसे शफाफियत होगी। उन्होंने कहा शायद एक रजिस्ट्रार मेरे जैसे जज से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्या मैं उसको कह सकता हूँ ये मुकदमा इस केस से वहाँ लगा दे। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस में मुकदमात फिक्स करने से मुतालिक शफाफियत नाम की कोई चीज़ नहीं। और रजिस्ट्रार का कहना था कि जी जो बेंचेस बनते हैं वो चीज़ जस्टिस साहब के कहने पे बनते हैं। उनके साथ जज चेंज करके जस्टिस जाइए आफरीदी साहब को बिठा दिया गया था। उन्होंने भी कहा बेंच क्यों तब्दील हुआ, यकसर केसेस फिक्स करने का एक ऐसा तरीक़ाकार है। अतर मिनल्ला साहब ने अपने जो नोट के अंदर 2 इंटरेस्टिंग बातें बड़ी की। एक उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 176 के तहत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, और उस सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन उस आइन के उस आर्टिकल में है चीफ जस्टिस प्लस ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नोटिफाई किए होते हैं सदर ने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) कहता है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा 184(3) का केस होगा, और ये कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, यानी कि फुल बेंच ही डिसाइड करेगा 184(3) और फुल बेंच ही सुनेगा। और ये क्वेश्चन भी फैसला हो जाना चाहिए। और उससे पहले जो लास्ट 23rd की हियरिंग थी उसमें ये कोर्ट में हम भी थे, तो वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 2-3 बातें जो जस्टिस मिनिल्ला ने की हैं ये क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और इन पे भी बहस होगी। और फिर उस पर भी उन्हें एतराज़ आ गया था। मिनिल्ला ने कहा जी जो रिटर्न ऑर्डर आया इसमें वो बातें हटा दी गई, यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने वो बातें इंप्लीमेंट नहीं की। बेंच स्प्लिट है, पॉलिटिक्स स्प्लिट है। अब फैसला कल आ रहा है, कहा जा रहा है 11:30 बजे के करीब आएगा। क्या फैसला आएगा इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद भी अगर उस फैसले को अमल दरामल नहीं होता फिर क्या होगा, क्या एनार्की होगी, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। और वो मैं अभी आपको तो अंदर की स्टोरी भी सुनाऊंगा कि गवर्नमेंट के लोग किन ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, और उन ऑप्शंस का ताल्लुक कमरा अदालत से बाहर से अंदर से नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे साथ सलमान अकरम राजा साहब वाया स्काइप कनेक्टेड हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, और इस के पर्टिकुलर केस में वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलाउद्दीन अहमद सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने भी हमें कराची से ज्वाइन किया। और हमें अनवर मंसूर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा सलमान से पूछ लेता हूँ, बिकॉज आज प्रेसिडेंट का ये व्यू पॉइंट कर रहे थे। सलमान साहब 2 चीज़ें तो आज इंटरेस्टिंग हो गई। एक तो आप लोगों ने खुद ही कह दिया कि
जो केपी की तारीख देना वो प्रेसिडेंट का नहीं बनता था, बिकॉज वहाँ गवर्नर ने डिसॉल्व की थी, तो वो नोटिफिकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विड्रॉ कर लेंगे। पंजाब के ऊपर आप लोग नहीं पीछे हट रहे। पंजाब आपका ख्याल है कि आप ही का सदर साहब का इख्तियार है? जी देखिए ना, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 57(1) जो है वो सदर साहब को इख्तियार देती है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें किसी भी असेंबली के हवाले से। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि जहां तो आइन ने इख्तियार गवर्नर को दे दिया है, और वो सूरत में जहां गवर्नर ने असेंबली तहलील की है या सदर ने असेंबली तहलील की है, तो वो तो इख्तियार आइनी तौर पे उनका है। सेक्शन 57 उस इख्तियार पे कोई मैं कमी नहीं कर सकता। लेकिन इनके अलावा, इन दो सूरतों के अलावा जितनी भी सूरतें हैं जहां असेंबली की जो तहलील है वो बजाते खुद हो जाती है 5 साल गुजरने के बाद, या किसी और सूरत में होती है 48 घंटे गुजर गए वजीर आला की एडवाइस के बाद, तो वहां पे वो जो आर्ग्यूमेंट है सलमान, वो जो आर्ग्यूमेंट है कि जी एडवाइस के पाबंद हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन, उस पर क्या बात हो रही है? पुराना कल से जो बहस हुई उसमें ये बड़ा इशू था कि क्या सेक्शन 57 में जो प्रेसिडेंट अमल करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा, क्योंकि आर्टिकल 48 ये कहता है कि मां सवाए उन चीज़ों के जिनके हवाले से आइन में एक आप कह लीजिए वजाते खुद इस्तिस्ना है, बाकी तमाम मामलात में प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की जो एडवाइस है उसके मुताबिक काम करेगा। लेकिन हमारी आज इस्तदा ये थी कि ये बात तो पहले से तयशुदा है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से आम कानून साजी जो है वो भी गवर्नर को या प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना दे सकती है, जो आर्टिकल 48 की या 48 की का जो तकाजा है कि वज़ीर आज़म का मशवरा हो। मिसाल के तो आपके ख्याल में इसके अंदर अप्लाई नहीं होता? मैं पहले एक बड़ा सवाल आप सबसे करना चाहता हूँ, आपके हिसाब से शुरू करते हैं पाशा साहब। जी जी, कल फैसला आ क्या सकता है कि सदर साहब का ये राइट है, तो फिर जो सदर साहब डेट दे देंगे वो करेंगे, सीईसी कौन, क्या फैसला आ गया? मेरा ख्याल है कि देखें, सदर साहब के जो लेटर है उसका एक हिस्सा तो केपीके की हद तक तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, राजा साहब ने आज विड्रॉ कर लिया, दूसरा रह गया पंजाब की हद तक। अब पंजाब की हद तक जो है वो बाकी तमाम लोगों ने यही कहा कि ये इख्तियार गवर्नर का है। ठीक है, 57 सेक्शन 57 सब क्लास 1 की हद तक ये बात हुई कि उसमें कंसल्टेशन विद वो है इलेक्शन कमीशन, और वो कंसल्टेशन जो है वो नहीं की गई। उस लेटर से भी वाजे होता है कि ईसीपी ने प्रेसिडेंट से माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी केसेस पड़े हुए, केसेस चल रहे हैं, हम उसके बाद इससे नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नर का, और आप देखें कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब JUI की तरफ से पेश हुए, वो सेनेटर भी हैं और MNA भी रह चुके हैं, तो पार्लियामेंट उन्होंने इस चीज़ को कंसीड किया कि ये वाकई इस कानून में फ्लॉ है। और ये बंदोखेल साहब ने फिर पूछा कि ये कैसे दूर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट ही ख़त्म कर सकती है, तो या वो या बात की कर बात सकती है। आपके ख्याल में कल कोर्ट क्या कह सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन कहता है हम नहीं डेट अनाउंस कर सकते, क्या कोर्ट उनको कह सकती है कि सीईसी कोर्ट मेरा ख्याल है जो अभी देखें फैसला तो उन्होंने करना है, प्री मैच्योर है मेरी तरफ से बात करना, लेकिन एक चीज़ पे कंसेंसस है कि आर्टिकल 224 सब क्लास 2 को इन्वोक करना है। तमाम पार्टीज़ ने और तमाम फरीक जो आज और कल पेश हुए उन्होंने कहा है कि विद इन 90 डेज, उसमें तो कोई एतराज़ है, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हाँ। और कोर्ट का भी यही डिटरमिन नज़र आ रही है कोर्ट के ये 90 डेज में होने चाहिए थे। सर असल मसला तो है कौन, अब वो मेरा ख्याल है कि ये ECP और गवर्नर की हद तक आपस में कुछ चलेगा। अपना सलाउद्दीन आपका क्या ख्याल है, क्या कोर्ट का क्या पॉसिबल फैसला हो सकता है? देखिए तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट तो करती हैं। एक ये हो सकती है कि वो कहें कि गवर्नर की पावर एक्सपेंसिव है, वो सिर्फ उस सूरत में कंस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जब वो खुद ही असेंबलियां तहलील करें, एक एक्सपेंसिव व्यू ले सकते हैं 105 का। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कहें कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का
जहां गवर्नर खुद तहलील करता है असेंबली तो फिर उसका इख्तियार है, मगर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्योंकि जिम्मेदार है सारी इलेक्शन के तमाम कॉन्डक्ट की, तो इसलिए 219 के तहत इलेक्शन कमीशन करेगी। तीसरा वो व्यू पॉइंट है जो सलमान राजा साहब कह रहे थे कि नहीं, सेक्शन 57 में प्रेसिडेंट भी कर सकता है। मेरी अपनी जाती राय में इलेक्शन कमीशन की जो ऑप्शन है वो मुझे आईनी फ्रेमवर्क के ज़्यादा मुताबिक लगती है। बाकी अब नेचुरली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सलमान, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द लाइकलीस्ट थिंग? इसलिए कि मैंने 2-3 सवाल फिर आप लोगों से करने हैं कि आपके ख्याल में लाइकलीस्ट क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, सेक्शन 57 जो है 57 वो मौजूद है। इस बारे में बहुत बहस हुई कि किसी फरीक ने इस सेक्शन को चैलेंज नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये गैर-आईनी है, इसको तल्फ कर दिया जाए। अब जब वो सेक्शन मौजूद है, उसकी जुबान ये कह रही है कि सदर मुमलिकत ने ये करना है, तारीख का ऐलान करना है, तो सवाल सिर्फ इतना ही रह गया था कि क्या उन्होंने ये वजीर आजम की हिदायत पे करना है या खुद करना है। अब उस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बहुत वजाहत से बयान किया और मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि इलेक्शन की जो तारीख देने का अमल है, आइन में खुद जहाँ कहीं गवर्नर या सदर ने तारीख देनी है वो मुशावरत के बगैर है। सदर को वजीर आजम का मशवरा नहीं चाहिए, गवर्नर को वजीर आला का मशवरा नहीं चाहिए। यहाँ कानून साजों ने कानून बनाते हुए उससे इस्तेफादा करते हुए उस आप कह लीजिए जो प्रिंसिपल आइन में मौजूद है, उस उसूल को यहाँ पे भी वज़ा कर दिया सेक्शन 57 में कि इलेक्शन की तारीख देते वक्त सदर अमल करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से करेंगे। एक तरह से जो इलेक्शन कमीशन की ताकत थी 218 और 219 में, उस ताकत का के इस्तेमाल का एक तरीका वज़ा किया है। कंसल्टेशन कोई मामूली बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो मशवरा होगा उसकी बहुत अहमियत होगी और सदर उसको सिर्फ उसी सूरत रद्द कर सकेंगे अगर उनके पास कोई उससे बेहतर मवाद हो या कोई बहुत ताकतवर दलील हो। इसलिए ये ताकत तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल में सेक्शन 57 ने सदर मुमलिकत को शामिल कर दिया है। कल कोई अदालत अगर इस सेक्शन को मुकर्रम करार दे देती है तो मुकम्मल तौर पर ताकत जो है वो इलेक्शन कमीशन की होगी। लेकिन जब तक ये सेक्शन मौजूद है और इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया तो इसको अक्सर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मौक़िफ़ था मुनीब अख्तर साहब का भी, मेरा भी। और उन्होंने एक और बात भी की बड़ी सराहत से कि अगर हम इस एडवाइस के चक्कर में पड़ गए, सदर को अगर मशावरत करनी है, मशवरा आता है और उस मशवरे का फिर ये भी मतलब है कि सदर उसको वापस भी भेज सकते हैं, क्योंकि आइन में ये गुंजाइश है कि जब वजीर आजम की तरफ से कोई मशवरा आए तो नजर सानी। लेकिन एक बात बताएं, मशवरे में जब अल जिहाद ट्रस्ट का केस हुआ तो उसके अंदर मशवरे की तो नौयत ये निकालेगी, शायद क्योंकि जजेस का अपना मसला था कि जो कंसल्टी है उसका वजन बहुत ज्यादा है और खास तौर पर जजेस अपॉइंटमेंट में तो सारा कुछ दे दिया गया। चीफ जस्टिस से बेहतर कोई जजेस को नहीं जानता। तो इसका मतलब है अगर कंसल्टेशन भी होगी इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान में तो फिर असल वजन तो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन में होगा ना कि सदर की डिस्कशन में। ठीक बात है और यही हमने आज ये बहस भी की कि ये कोई मामूली ताकत नहीं है इलेक्शन कमीशन की एज कंसल्टी। उनके पास बहुत बड़ा एक इख्तियार होगा और जब वो कोई मशवरा देंगे तो उस पर अमल करेगा सदर। लेकिन ये कहना कि सदर मुमलिकत अब वजीर आजम से भी मशवरा लें तो फिर वो तमाम शिकें आइन की जिसमें वजीर आजम के मशवरे पे नजर सानी का कहा जा सकता है और उसके बाद आए तो उस पर सदर बैठ सकते हैं, वो 20-25 दिन का अमल है। फिर तो जो 60 दिन में इलेक्शन करनी है, आइन में 2 तरह के इलेक्शन है। एक सवाल में छोड़े जा रहा हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है लेकिन मैं नाज़रीन से एक शेयर भी कर लूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। कल काफ़ी लेदे हुई है गवर्नमेंट के सर्कल्स में, आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, और 2 लीगल ओपिनियंस थी गवर्नमेंट सर्कल्स में। एक तो यह था कि उनका ख्याल था कि हमें अटॉर्नी जनरल साहब को और उनकी टीम को इस बात पे पहले फोकस देना चाहिए था और बहस करनी चाहिए थी कि जब जजेस ने खुद, उस बेंच के जजेस ने खुद एतराज़ किया है बेंच बनाने पे, और इस बात पे बड़ा 2 जजेस ने ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली कहा कि एक सर्विस मैटर के ऊपर आप किस तरह ये पिटिशन को बना सकते हैं और 184(3) कर सकते हैं, तो हमें उस पर पहले इंसिस्ट करना चाहिए था
कि वो आप पहले ये बेंच इस बात पे फैसला करे कि ये 184(3) बनता है या नहीं बनता। लेकिन ये कल बड़ी बहस हुई। लेकिन आज सरप्राइजिंगली JUI, PMLN और इनके PPP पीपल्स पार्टी ने अपना एतराज़ उठा लिया कि हमें वो अपनी डिमांड हटा ली फुल बेंच की। क्या हुआ है ये पिछले कुछ घंटों में, वी डोंट नो, लेकिन ये ड्रास्टिक पोजीशन चेंज हुई है। सेकंड बात, जो काफ़ी दिन पहले भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, आपसे ब्रेक की थी, और सलमान अकरम राजा साहब तो बल्कि एक प्रोग्राम में थे तो उन्होंने उसको, मुझे याद है, इन्होंने यूज़ द वर्ड्स कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी कि एक बड़ा सीरियस प्रपोजल अभी भी अंडर कंसिडरेशन है कि अगर ऐसे फैसले हो जाते हैं जो रूलिंग डिस्पेंसेशन को कबूल नहीं है और सारा बोझ पड़ जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कमिश्नर पे और उनकी टीम पे, तो अगर अभी भी वो हट जाते हैं इस ग्राउंड्स पे कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामला में इंटरफेयर कर रहा है, वो हट जाते हैं इस ग्राउंड्स पे कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर आ रहे हैं, और अगर उनके साथ दूसरे भी लोग चले जाते हैं एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट और मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एंड सडनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये भी आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन तारीख देगा और कब ये इलेक्शंस की बात होगी, एंड सडनली वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं है, टूटा फूटा है, फिर क्या होगा? इसका जवाब लूँगा मैं आके, क्योंकि ये बातें डिस्कस हो रही हैं। दैट इज़ वाई आई लाइक टू नो अपने तमाम एमिनेंट पैनलिस्ट से तब क्या होगा इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। हमें अनवर मंसूर खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। अनवर भाई, आपके ख्याल में कल क्या डिसीजन आ सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, मगर ये है कि किस तरह से उसको वर्ड किया जाता है, ये एक इशू बनेगा। एक तो मैं समझता हूँ कि वो 90 डेज़ वाला तो बड़ा क्लियरली लिखेंगे कि विद इन 90 डेज़ होना चाहिए, और गवर्नर्स को कहेंगे कि भाई आप अपना डेट दें, और अगर गवर्नर नहीं देता है तो फिर वो कहेंगे कि कमिश्नर जो है वो डेट दे। आई डोंट नो वेदर दे वुड वांट टू गो ऑन टू 57(1) और नॉट, मगर ये है कि अगर 57(1) के तहत भी हो सकता है, इसलिए कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दो मेरा व्यू बड़ा डिफरेंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है, ही हैज नो रोल इन इलेक्शन मैटर्स एब्सोल्युटली। जब भी 57(1) के अंदर उन्होंने बेसिकली कंसल्टेशन विद द कमीशन कहा है, तो देखते हैं ये क्या करते हैं, मगर ये मेरा व्यू ये है कि इस तरह से कुछ हो सकता है। अच्छा, एक इस्लामाबाद में, मैं आपसे इसलिए पूछूं कि आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं, इस्लामाबाद में एक, जब हम लोगों से बात कर रहे थे कल और आज, एक फीलिंग आ रही थी कि शायद अटॉर्नी जनरल ने इतना एग्रेसिवली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया जितना कि ट्रेडिशनली अटॉर्नी जनरल्स करते थे एज द चीफ लीगल ऑफिसर हुकूमत के, और वो लग रहा था कि दोनों साइड्स को बैलेंस कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो यहाँ तक बात कर रहे थे कि शायद जी वो चाह रहे थे CJ भी खुश रहें, बाकी लोग भी नाराज़ ना हो, व्हाटएवर। लेकिन एक जो इस्लामाबाद में बात चल रही है, ब्रेक से पहले मैंने शेयर की थी, जो पावर सर्कल में है, कि एक बड़ी सीरियस पॉसिबिलिटी है कि अगर दो सिनेरियोज हैं, उसमें मैं आपके अलावा बाकियों से भी यही जवाब चाहूँगा। अगर इलेक्शन कमीशन, बिकॉज अब नज़र ये आ रहा है कि सारा मलबा एंड में पड़ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टीम के ऊपर, अगर गवर्नर्स नहीं करते तो वो अनाउंस भी वो करें, अनाउंस भी करें और पूरा कंडक्ट भी वो पूरा करें, और अगर नहीं होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फिर उन पर शायद लगेगी और सब कुछ होगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फील्स कि ये सारा उन पे होगी एस्केप गोटिंग या व्हाटएवर, वो हट जाते हैं, उनके साथ एक दो मेंबर्स भी और हट जाते हैं, और हमारे पास अचानक इनकम्प्लीट सा होता है ये इलेक्शन कमीशन, फिर क्या होगा? अगर तारीख भी आ गई, सब कुछ आ गई है, और इलेक्शन कमीशन या इनकम्प्लीट है या टोटल खाली हो गया है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर कौन इलेक्शन करवाएगा? देखें, ये तो बिल्कुल आपने एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट कर दी,
दो ये बहुत बात फैली हुई है कि गवर्नर में रिज़ाइन, और अगर वो नहीं होता है तो फिर द कमीशन में रिज़ाइन, ये सब चीज़ें सब इट इज़ फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द एयर। मगर बड़ा सीरियस इशू है ये कि अगर अवॉइड करने के लिए, एक जजमेंट को अवॉइड करने के लिए आप इस किस्म का काम करते हैं तो दिस कैन इंटेल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो। और नेचुरली इलेक्शन फिर कौन कराएगा, ये भी बड़ा इशू है, इसलिए कि अगर कमीशन नहीं है तो इलेक्शन भी नहीं हो सकता। 218 में से इलेक्शन करा सकता है कमीशन। कमीशन को दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा नेचुरली, फिर वो तो वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का तो हो ही जाएगा। अच्छा साहब, आपका इस पे बारे में क्या ख्याल है? जी, ये बड़ा सीरियस होगा। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आलमोस्ट इलेक्शन के हवाले से आलमोस्ट वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। वाज़े तौर पे ये आइन में लिखा है कि तमाम इदारे जो हैं उनके मतहत होंगे और वो बाउंड हैं उनकी हर बात को और हर डिमांड को मानने के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन या उसके मेम्बरान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो लामाला तौर पे जो मंजूरी करनी है वो प्रेसिडेंट ने करनी है। फ़र्ज़ कर ले वो मंजूर नहीं करते और वो उनको कहते जी आप काम जारी रखें, तो वो ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं करा सकते। फिर बात वही आएगी कि फिर कंसल्टेशन वाला प्रोसेस होगा और देखें लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, लीडर ऑफ दी वो क्या है, पार्लिमानी लीडर इधर कौन है जो हुकूमती जमात है। तो ये एक फिर पिंग पोंग जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके लिए टाइम जो है वो कंज्यूम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ठीक है, यानी आप भी अगेन सलमान, मेरा आपसे भी सवाल ये, मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ ये मैं खाली हाइपोथेटिकल नहीं कर रहा, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये सीरियस ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस हो रहे हैं पावर सर्कल्स में, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। इस वक्त रिजिग्नेशन नहीं होती, इलेक्शन कमीशन चला जाता है, डेट अनाउंस हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, डेट भी अनाउंस हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के वही मसाइल रहते हैं जो पहले थे, उसको फाइनेंसेस नहीं मिलते जो वो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, उसको वो मैन पावर नहीं मिलती लोअर जुडिशरी से, उसको वो आर्मी और वो दूसरे नहीं मिलते सिक्योरिटी के लिए। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी है, आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, आई गिव अप, मैं छोड़ रहा हूँ जी, हम जा रहे हैं, आप खुद कराएं, हम नहीं ये कर सकते कि हमारे पे कंटेम्प्ट भी लगे, आर्टिकल 6 भी लगे। अगर उस स्टेज पे भी ये हो गया खुदा न खास्ता तो फिर क्या होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन कोई बेख्तियार इदारा तो नहीं है, वो हुक्म जारी कर सकती हैं। इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन के अखराजात हैं वो कंसोलिडेटेड फंड पे एक चार्ज है, यानी कि जो पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत का आप कह लीजिए खजाना है, उससे वो एक हुक्म के जरिए पैसे मुंतकिल करा सकते हैं जो भी उनको जरूरत हो। तो करें वो हुक्म, सेक्शन 4 है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत। लेकिन ये उनका कहना कि हम भाग रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा, ये सरासर अपने फराइज मनसबी से फरार होगा, सिर्फ ओहदे से फरार नहीं होगा। और मेरी नज़र में ये एक इंतहाई अफसोसनाक इख्तिताम होगा इन लोगों के कैरियर का, जिन्होंने अगर पब्लिक सर्विस में कुछ किया है, कोई सिविल सर्वेंट रहा है, कोई जज रहा है, और आखिर में आके ये बात हो कि ये एक आईनी ओहदा जो है। लेकिन ये भी तो हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, जो उनके साथ हो रहा है, सबके साथ पर्चे वो एक दूसरे पे करा के बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट और सब कुछ। दे हैव इनफ लेजिटिमेट ग्राउंड्स कि जी हमें खतरा है, हमारे खानदानों को खतरा है, हमें हमारी बेइज्जती हो रही है और अब सारी जिम्मेदारी हमारे पास है, हमें एग्जीक्यूटिव सपोर्ट नहीं कर रही। तो वट एवर द रीजन, रिजाइन करना तो हर एक ऑप्शन है, आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते नौकरी करने पे। मेरा तो लीगल सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन कमीशन इनकम्प्लीट होता है तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन रुक जाएगा? इलेक्शन कमीशन की फिर दोबारा तश्कील करना होगी और उसमें जाहिर है वक्त लगेगा, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। वहां पे भी अगर कोई खलल डालना चाहे, रखना डालना चाहे, ताखीर करे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसमें वो कामयाब हो। ऐसे मौके पे तो मेरा नहीं ख्याल कि राजा रियाज साहब बात मानेंगे वजीर आजम की वहां, तो फिर वो नाराज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो जाएंगे और इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। ये भी अब सवाल है कि राजा रियाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है या कोई और है, क्योंकि 30, 40, 50 MNA जो हैं वो वापस आ चुके हैं, तो ये एक मामला भी होगा। तो इस तमाम अमल में वक्त तो लग सकता है।
सलाउद्दीन साहब आपसे भी यही सवाल, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर में और लंदन में, अब हर चीज़ में लंदन भी आता है, ट्रायंगल में डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, हर चीज़ डिस्कस हो रही है। अगर ये इलेक्शन कमीशन का सीन हो गया, फिर आप कैसे देखते हैं इसको? मालिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप इस्तीफ़ा देने से तो किसी को रोक नहीं सकते और 10,000 वजूहात बनाई जा सकती हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई तौहीन अदालत वाली बात आती है। कोई कहे कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत प्रेशर है, मैं नहीं कर सकता ये काम, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? ज़बरदस्ती तो आप उससे नहीं काम करवा सकते। दूसरी खास तौर पे सॉरी फॉर बटिंग इन, खास तौर पे जब आप बकौल दूसरी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी रिपीटेडली आपका सर मांग रही है कि आप हट जाएं, आप हट जाएं, वो कहेंगे ठीक है चले, मैंने आपकी बात मान ली, मैं हट गया। लेकिन 10 बहाने हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान की रजामंदी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आईनी ओहदा है। जिस वक्त वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखते हैं तो उस वक्त ही इज़ डीम्ड टू हैव रिजाइन्ड। जो ये है कि नेचुरली उससे थोड़ी ताख़ीर आएगी, मगर ये नहीं है कि बिल्कुल इंसॉल्यूबल मसला है। फिर दोबारा वही इलेक्शन, नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट करने का जो सिलसिला है वो होगा। उसमें नेचुरली कंसिडरिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस वक्त तक ऑर्डर किया हुआ है कि इस तारीख में आपने इलेक्शंस करवानी है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहेगी कि ये भी जो अमल है नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, उसमें भी कोई टाइम बाउंड करके देगी कि आपने इस वक्त 3 दिन 7 दिन ये वो वगैरह इस किस्म की कोई ऑर्डर होगा। तो इलेक्शन में कुछ ताख़ीर होगी शायद, मगर मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत ही कोई लंबा फिर इल्तिवा की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं अब एक सवाल आप सबसे करने लगा हूँ, ये सेंसिटिव सवाल आप लोगों के लिए है एंड आई होप आप कैंडिडेट जवाब दे सकें किसी हद तक, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपकी रोज़ी पे असर पड़ सकता है। और वो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर जो डिविजन्स खुल के आ गई है, बेंच की डिविजन्स। जब अतर मिनल्ला साहब ने अपना नोट लिखा, उसमें ही एक्चुअली चार्ज्ड कि चीफ जस्टिस साहब ने गलत बयानी की है। उन्होंने कहा, आपने उस दिन ओपन कोर्ट में कहा कि मैं सवाल बनाऊंगा, मेरी ये सवालात कोर्ट के अंदर डिस्कस होंगे और फिर बात आगे होगी। उन्होंने, और वो नहीं आया, उन्होंने ओपनली बेंच को क्वेश्चन किया। उन्होंने ओपनली क्वेश्चन किया कि ये जो तरीका है बेंच बनने का, और ये 176 और 184C को इकट्ठे पढ़ें तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है। एक जज साहब ने जब 2 जजेस पे एतराज़ किया तो उन्होंने, मंदोखेल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपना माइंड दे दिया है, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चीफ जस्टिस साहब भी इस बेंच का हिस्सा ना रहें, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करके और कुछ व्यूज़ दे के अपना माइंड दे दिया। और ये भी बातें चल रही हैं इस्लामाबाद में कि जब चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क दिया था कि ये इनकम्प्लीट पार्लियामान है क्योंकि एक पार्टी उस पर मेन नहीं है, तो फिर क्या ये बेंच भी इनकम्प्लीट बेंच तो नहीं है जिसमें कम से कम फुल बेंच नहीं है? ये सारी बातें हो रही थी। मुझे पाशा साहब आपसे शुरू हो रहा हूँ। आज ख़ास तौर पे जब ये बातें भी सारी हुई फाइजीसा साहब वाली, ये पहले हम एंट रूम्स की बातें सुनते थे, एंट्री रूम में या बिहाइंड द सीन्स, कोर्ट्स में नहीं होता था कि तमाम जजेस यू कैन टेल कि कौन किधर खड़ा हुआ है। ये कहाँ जाके बात रुकेगी? ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब उस दिन कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा कि 4 हैव शोड ग्रेस एंड रिक्यूज देमसेल्व्स। कागजों में तो हमें इंचार्ज उन 2 ने किया होगा, लेकिन बाकी जजेस ना, या अफरीदी साहब ने, उन्होंने अपने नोट में ये लिखा कि अगर चीफ जस्टिस चाहें तो फैसला कर सकते हैं। हमारे पास रिक्यूज होना अतर मिनल्ला का कहीं नहीं है, सो नोबडी नोज कि वो कैसे चले गए। सो जब बेंच इतना खुल के आपस में स्प्लिट आ गया, क्या टाइम आ गया कि जुडिशल रिफॉर्म्स हो सुप्रीम कोर्ट की? बिकॉज ये तो साफ स्प्लिट सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल ये टाइम आ गया है, और ये कब से बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इस चीज़ का मुतालबा कर रही थी। नंबर 1 कि बेंचेस की तश्कील जो है उसके लिए कोई कमेटी जो है वो होनी चाहिए, एक जो चीफ जस्टिस साहब या टॉप 3 जजेस या मोस्ट चार्ज जजेस हो। दूसरा ये कि 184(3) के जो इन्वोक की जाती है उस पे भी कुछ होना चाहिए। अब देखें, आज भी ये बात होती रही है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब ने तो फैसला भी दिया है
और वो डीबी में इंट्रा कोर्ट अपील में वो है 5 रुकनी जजेस वो सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनकी मौजूदगी में फिर कैसे, एक और जो मैं क्योंकि ये उधर चला गई बात आपके सवाल से हट के, लेकिन मुझे अब याद आ गया, फारूक नए साहब ने रूल 25 ऑर्डर 25 रूल 6 and 7 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, उनका जिक्र किया कि जो पिटीशन यहाँ पे फाइल होगी उसमें ये बताना पड़ेगा कि इसी नेचर का कोई केस कहीं और तो नहीं हो रहा, किसी हाई कोर्ट में है और उसका क्या रिजल्ट है। तो इन पिटीशंस में ये खाना खाली है, ये नहीं बताया गया। उस पे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत की कि ये बड़ा एमरजेंट मैटर था इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूल्स हैं। जब बाकी तमाम पिटीशंस और आम अफराद को तो यू फील के टाइम टू फिक्स सुप्रीम कोर्ट भी अब है, तो ये है। अनवर मसूद साहब आपसे भी यही सवाल है, स्प्लिट सामने आ है हमारे मुल्क में जहां वैसे ही इतनी स्प्लिट्स हैं, पोलराइजेशन है, सरकार अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन सरकार के खिलाफ, बाकी लोग एवरीबडी इज अगेंस्ट एवरीवन और पोलराइजेशन तक आ हुई। क्या वक्त आ गया है कि कम अज कम सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम फिशर्स वगैरह खत्म किए जाए और क्लियर चीजें हो जो इस बारी खुल के सामने आ गए हैं? डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस जी डिफरेंसेस तो हैं, नज़र आ रहे हैं और जाहिर है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए। बल्कि मैं तो इससे पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई थी 18th अमेंडमेंट, उसके अंदर जो आर्टिकल 175A शामिल किया गया था और जिस तरीके से वो वर्ड किया गया है, वो तरीका जो अपॉइंटमेंट्स का है या जो है वो मुनासिब नहीं था। लेवल ऑफ जुडिशरी जो है वो काफ़ी हद तक हमारी ख़राब हुई है। मैं अक्सर कह चुका हूँ कि जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी हाई कोर्ट से ही आते हैं और हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ख़ास तौर पर सिंध का तो मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुई हैं और जो लेवल है हो गया इस सिंध हाई कोर्ट का, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और ये जाहिर है वहाँ से जब आ रहे हैं जजेस तो यू विल एक्सपेक्ट मच मोर देन दिस। ये तो अभी शुरू हुआ है। आई थिंक वी नीड टू इनकलकेट सम सेंस इन एवरीवन के जुडिशल सिस्टम्स के अंदर आपस में तुम्हारे जो मर्जी हो, मगर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पैरामाउंट है। और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जब तक कि आप देखें नहीं और उस तरीके से फैसले ना करें तो फिर तो ये मामला जो है वो बढ़ते ही चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। ये सलमान, यही सवाल आपसे है, इस केस ने बड़ा खोल के रख दिए हैं, डिफरेंसेस जजेस के दरमियान में खुल के सामने आ गए और जवाबों से ज़्यादा सवालात रेस कर दिए हैं। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? और जैसे अनवर भाई ने अभी कहा, उन्होंने तो और भी अलार्मिंग बात की कि ये इज जस्ट द बिगिनिंग। जो अब क्रॉप्स आ रही हैं हाई कोर्ट्स में, वो जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो शायद और भी ज़्यादा, जो पंजाबी में कहते हैं, चंद चढ़ेगा। तो इज इट नाउ टाइम के ड्रास्टिकली इस मसले को भी ऑन एन इमरजेंट बेसिस डील किया जाए? देखिए, दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो कानूनी नौइयत की बात है कि क्या 184(3) में इस मामले को देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था। हाई कोर्ट में अगर अपील अभी ज़ेर समाअत है तो उस सूरत में क्या सुप्रीम कोर्ट को उसी मामले को देखना चाहिए? तो एक तो वो आरा हैं जिनमें जाहिर है कि हमें फ़र्क नज़र आता है मुख्तलिफ जज साहिबान के दरमियान। तो ये तो कोई मेरी नज़र में परेशानी की बात नहीं है, ये तो कानूनी नुक्ता है, उसके ऊपर एक इख्तिलाफ राय है। ये बात तो एक तरफ कर दीजिए, इख्तिलाफ राय किसी कानूनी नुक्ते पे होना कोई तशवीश की बात नहीं है। दूसरा जो मामला है बेंचेस की फॉर्मेशन का, कि बेंच में किन जज साहिबान को बिठाया जाता है, किन को नहीं बिठाया जाता, ये मेरी नज़र में तवज्जो तलब मामला है। इस हवाले से रूल मेकिंग होनी चाहिए और यहाँ जो अगर ये तासुर है कि कोई निज़ाम नहीं है तो उस तासुर को ख़त्म होना चाहिए। भारत पे भी हुई है रूल मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बनेगा, कौन जज साहिबान बैठेंगे, गालिबन वहाँ 5 जो सीनियर मोस्ट हैं वो बैठते हैं आईनी नौइयत के मामलात को सुनने के लिए। तो इस किस्म की कोई रूल मेकिंग अगर पाकिस्तान में हो जाए
तो बहुत सी ये जो हमें नजर आती है चपकलश, ये खत्म हो जाएगी। तो उसकी जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब इमारत गिर गई है नदिया की, ऐसा कुछ नहीं है। इख्तिलाफ राय है और कुछ रूल्स हैं जिनको हमें बनाना चाहिए। सलाउद्दीन साहब, आपसे भी इसी बात पे, हाउ बैड इज इट, हमें कितना परेशान होना चाहिए स्प्लिट से? देखिए, मैं तो समझता हूँ मालिक साहब बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। मेरी बाकी आपके सारे मेहमान मुझसे सीनियर हैं, मुझे तो सिर्फ कोई 22 साल हुए हैं वकालत के पेशे से वाबस्ता। उन 22 सालों में मैंने आज की सुप्रीम कोर्ट जितनी कॉम्पिटेंट सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देखी। इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट टुडे आर एक्सीडिंगली कॉम्पिटेंट। मगर अगर आप क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखें तो इन 22 सालों में आप शायद एक वो जो पीसीओ जजेस का दौर था 2008 में, उनको अलहदा कर दें तो उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी इन 22 सालों में इतनी लो हुई होगी। एक ज़माने में एक सज्जाद अली शाह साहब का, वो बिफोर माई टाइम था, वो एक झगड़ा था सज्जाद अली शाह साहब का जब उनके जजेस ने रिवोल्ट किया था, बट उसके अलावा देयर इज़ नो अदर एग्जाम्पल। अब सारा मसला सिर्फ 3-4 सवाबदीदी इख्तियारात का आता है। हसन साहब ने उनकी निशानदेही की है, बार एसोसिएशन अरसा दराज से ये उठा रही हैं, बट नो वन इज़ प्रिपेयर्ड टू एक्चुअली टैकल इट, क्योंकि नेचुरली चीफ जस्टिस साहिबान के जब खुद अपने सवाबदीदी इख्तियारात का मामला आता है तो वो फिर उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक है बेंचेस के तश्कील होने का मामला, दूसरा है केसेस के फिक्स होने का मामला। क्यों कुछ केसेस 4 साल बाद भी नहीं लगते, कुछ केसेस जो होते हैं वो रात के 12 बजे भी लगते हैं, ये चीज़ सेटल होने की है। फिर सुओ मोटो के जो मामलात हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने हैं 1980 के, उनमें फुल कोर्ट बैठ के एक फुल कोर्ट बैठी थी, उनको वो रूल्स उन्होंने तश्कील किए थे, किसी चीफ जस्टिस ने या 2 या 3 जज साहिबान ने खुद से नहीं बनाए थे, पूरे फुल कोर्ट बैठी थी। उसी तरह फुल कोर्ट बैठ के सुओ मोटो का भी ये मामला एक बार सेटल कर दे कि कैसे होना है चीफ जस्टिस, क्या एक आम जज की तरह इज ही फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल, या चीफ जस्टिस जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक डिक्टेटर है, या वो है। ये सारे मामला फुल कोर्ट को तय करने हैं। फिर एक चौथा मामला है जजेस की तैनाती वाला, उसमें भी आप देखें हालिया दिन में सिंध हाई कोर्ट की अनवर साहब ने बात की थी, हालिया दिनों में जो रिलीज हुई थी ऑडियो टेप्स जुडिशल कमीशन की, उसमें क्लियर कट नजर आ रहा था कि एक जज साहब हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिनके ऊपर जुडिशल कमीशन की अक्सरियत जो है वो चाहती है कि उनको एलिवेट किया जाए, मगर उनका नाम फॉरवर्ड नहीं किया गया चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि उनका उसमें भी उनका सवाबदीदी इख्तियार है, रूल 3 है जुडिशल मैसिव रिफॉर्म्स नीडेड। सलमान, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। आप सबका बहुत शुक्रिया। विश वी कुड टॉक, बड़ा सीरियस इशू है। नाज़रीन, मैं यही ख़त्म करूँगा बात। इस मुल्क में 90% पॉलिटिकल बड़े इशू सुप्रीम कोर्ट में जाके ख़त्म होते हैं, लीगल, पॉलिटिकल, हर किस्म के। सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं अफोर्ड ही नहीं करते स्प्लिट। सारे टॉप लॉयर्स मानते हैं कि इस वक्त ओपन स्प्लिट है। टॉप लॉयर्स और जजेस खुद कहते हैं कि इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। काश मिनिमम तो यही है कि 184 का फैसला भी 184(3) का फुल बेंच करे और सुने भी फुल बेंच, ताकि एक बहस तो ख़त्म हो। लेकिन कल जो बड़ा फैसला आ रहा है, आई थिंक फैसला आना और उसका इम्प्लीमेंट होना, ये दो में बड़ा अभी फासला है। और जितने यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, सरकार के भी ऑपोजिशन के, ऑपोजिशन तो अगर कल इलेक्शन का फाइनलाइज हो जाएगा बहुत खुश होगी, लेकिन अभी डेस्परेट मेजर्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन वाले कोई 2 नंबर गेम करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में बड़े लोगों को मजबूर करके बड़ा कुछ कराया जा सकता है। बाद में हर कोई कहता है मेरी अपनी मर्जी से था, लेकिन अगर एक मुकम्मल इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए एक मुकम्मल इलेक्शन कमीशन भी चाहिए। और अगर एक मुकम्मल इलेक्शन कमीशन रहेगा, वो तभी रहेगा कि उसको तमाम इदारों की मुकम्मल सपोर्ट हो। कहीं से भी अगर पीस ऑफ द पजल मिसिंग हुआ तो हमारा पजल और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।